नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं साधुवाद। आज की क्लास के अंदर अपन ध्वनि के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आगे के कदम में अपन ध्वनि के टॉपिक को लेके चलेंगे। तो साथियों, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाने के लिए इस क्लास को बढ़िया शेयर कर दो। अध्ययन करते हैं क्या कुछ बातें। आज की क्लास के अंदर अपन ध्वनि के अगले टॉपिक ध्वनि तरंगों की आवर्ती परिसर, यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रश्न बनने की संभावना तीनों क्लासों के अंदर है, मतलब कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि साइंस और पशु परिचय दोनों मिलते जुलते हैं। तो पशु परिचय के अंदर साइंस की महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। ध्वनि तरंगों की आवर्ती परिसर मतलब आवर्ती कितनी होनी चाहिए, ध्वनि कितनी होगी तभी अपने लिए वो फायदेमंद होगी और अपने लिए वो कारगर साबित होगी। कितनी ध्वनि होगी तभी अपन उसको सहन कर सकते हैं। तो अपन ने पहली क्लास जो अपन ने प्रथम पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मानव कान सहन कर सकता है। इससे ज्यादा अगर ध्वनि होगी या इससे कम ध्वनि होगी तो अपन सुन नहीं सकते। इन तीनों स्तर मतलब एक ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम है, एक ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की है, और तीसरी जो ध्वनि है वह 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की है। इनको अपन ने तीन पार्ट के अंदर बांट दिया। तो जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है, मतलब बिल्कुल भी, मतलब आप केवल और केवल उस ध्वनि के अंदर अगर मुंह से कोई बोल रहा है तो उसको आप केवल उसको मुंह हिलाते हुए देखोगे, मानव कान जिसको सुन नहीं सकता, ठीक है, मतलब उसकी परास बहुत कम होगी। वह ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम है उस ध्वनि को कहेंगे अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि या अश्रव्य ध्वनि। क्या कहेंगे? जो 20 हर्ट्ज से कम है उसको कहेंगे अश्रव्य ध्वनि या अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। क्या कौन सी ध्वनि कहेंगे? अश्रव्य ध्वनि, जिसके परास 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, जिसके परास 20 हर्ट्ज से कम है उसको कौन सी ध्वनि कहेंगे? अश्रव्य ध्वनि कहेंगे। और दूसरी जो ध्वनि है वो है श्रव्य तरंग या श्रव्य ध्वनि। वह ध्वनि ध्वनि तरंग है जिसकी परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की है, जिस ध्वनि को मानव कान सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार ये हो गया कौन सी? श्रव्य ध्वनि, जिसको मानव कान सुन सकते हैं और जिसकी परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की है। तीसरी जो ध्वनि है वह है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि का मतलब परा, मतलब एकदम मानव कान से परे है, मतलब जिस ध्वनि को मानव कान सहन नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। 20,000 हर्ट्ज, कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है यहां पर, इसकी जगह पर आपको कभी कभी देखना ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यह स्मॉल के होगा, स्मॉल के, इसका मतलब है के का मतलब है 1000 और 20 का मतलब है 20, के का मतलब 1000 और हर्ट्ज मैंने आपको कल बताया था आवर्ती का सूत्र है, आवर्ती का सूत्र है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मतलब आपके 8वीं क्लास से स्टार्ट होता है ये टॉपिक। तो सिंपल सी बातें हैं जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगी, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होगी जो क्या होगी? मानव कान सहन नहीं कर सकता, मतलब एक ऐसी ध्वनि जो मानव कान से ज्यादा परे। कभी कभी आप डीची ज्यादा मात्रा में सुनते हो तो आपके कान कहते हैं कि यार बंद करा दे इसको, या फिर बहुत ज्यादा होते हैं जो आपके कान उसको पसंद नहीं करते, इसलिए तो कहते हैं ईयरफोन लगाने से आपके कान के अंदर एक चुन की ध्वनि स्टार्ट हो जाती है, मतलब सुनाट हो जाता है कान के अंदर, और शरीर बिल्कुल सहन नहीं कर पाता, कोशिकाएं उस ध्वनि को सहन नहीं कर पाती। तो ऐसी ध्वनि को अपन कौन सी ध्वनि कहेंगे? उसको पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। इसको विशेष प्रकार के कुछ जीव है, जैसे कि सिंपल वे में कहें, जैसे चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, ऐसे जो जीव है, आप पशु परिचय से रिलेटेड है तो ये प्रश्न बन सकता है। कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, कि मतलब कौन सी ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाएगी, जिसको मतलब पराश्रव्य ध्वनि जिसको
सहन कर सकता है? तो ऑप्शन दे देंगे मानव, कबूतर, बिल्ली या इनमें से कोई। तो आप कौन सा सही करोगे? बिल्ली, क्योंकि बिल्ली ऐसी है, ऐसा जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है, चमगादड़ है, ऐसे जानवर है जिसको मानव कान सुन नहीं सकता, पर ये जानवर सुन सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो 3 ध्वनि मैंने बताया। सबसे पहले जो 20 हर्ट्ज से कम है, जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है उसको अपन कहेंगे अश्रव्य ध्वनि। और दो नंबर पर वो ध्वनि जो श्रव्य, जो मानव कान सुन सकता है, जिसकी परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आपको कहोगे सर जी हर्ट्ज क्या है? ये आवृत्ति का मात्रक है, मैंने पहली क्लास के अंदर बताया। तो अगर नहीं सुना है तो पहली क्लास के अंदर जाके सुन लेना। ये मैं कह रहा हूं, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एक कड़ी से दूसरी कड़ी आपस में जुड़ी हुई थी। तो अगर ध्यानपूर्वक सभी क्लासों को देखोगे, निरंतर पूरी क्लास को देखोगे, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, और सीधा सीधा जो बातें कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये जो ध्वनि होती है पराश्रव्य, ये बहुत ज्यादा जटिल ध्वनि होती है। मतलब जैसे कि अब मैं बात तो पटाई गई होगी, हमें नॉर्मल बात, जैसे देखो आप बैठे हो या खड़े हो, आप बैठे हो या फिर खड़े हो, आपके कान के पास में आकर जोर से कोई कर देता तो आपकी हालत क्या होती है? क्या हालत होती है? आप कुछ समय तक उस कान के अंदर ऐसे 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 करोगे, मतलब एक ऐसी स्थिति हो जाती है कान के अंदर कि कुछ समय तक सुनना बंद कर देता है। वह ध्वनि कैसी होती है? आपका कान सहन नहीं कर सकता। और जिस ध्वनि को मानव कान, आप मानव कान जिस ध्वनि को सहन नहीं कर सकता, वह ध्वनि कौन सी ध्वनि होगी? ध्वनि जीजी। कई ध्वनि जीजी, पराश्रव्य तरंग या पराश्रव्य ध्वनि। आगे बात समझ में? तो इन तीनों आवर्ती की तरंगों के अंदर, ध्वनि आवर्ती तरंगों को 3 पार्ट के अंदर अपन ने बांट दिया। मैं हटता हूं दूर, आप ले लो स्क्रीन। देखना साथियों, अब देखना आगे क्या कुछ बातें, मतलब अपन ने पराश्रव्य के बारे में अध्ययन किया, पराश्रव्य पढ़ा था। ठीक है, मतलब 3 तरीके के स्तर पढ़े थे। पहला जो था वो था अश्रव्य, मतलब अश्रव्य मतलब बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। श्रव्य का मतलब सुनना, बिल्कुल भी जिसको सुन नहीं सकते, तो उसका कोई लेना देना नहीं। श्रव्य का मतलब अपन सुन सकते हैं, मानव कान जिसको सहन कर सकते। ठीक है, आपने बहुत जगह पे ऐसा कहीं देखा होगा, सीआईडी के अंदर या किसी सीरियल के अंदर ऐसा स्तर देखा होगा, जिसके अंदर ऐसी बहुत सारी जोर की तेज गति की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, कानों के अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब भारी स्तर रहता है। अपनी नॉर्मल भाषा में क्या, कौन रा पर्दा होया करें में फट जाएगा, कौन रा पर्दा अंदर से फट जाया करे न, कान के पर्दे अंदर होते हैं, वो उस आवाज को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। तीसरा जो प्रकार था पराश्रव्य। अब पराश्रव्य का उपयोग क्या है, कहां कहां इसका उपयोग किया जा सकता है? भाई श्रव्य के अंदर तो कुछ नहीं, अपन सुन सकते हैं। अश्रव्य जिसका आवाज ही नहीं है, तो फिर उसका क्या उपयोग? और पराश्रव्य का कहां उपयोग होता है, कहां कहां उपयोग होता है? पहली बात, समुद्र में गहराई को मापने के लिए तेज गति की आवाज होती है, समुद्र के लहरों के बीच से वो तेज गति की आवाज को गुजारा जाता है, फास्ट आवाज को गुजारा जाता है, जिससे पता चलता है फास्ट आवाज को गुजारेंगे तो अंदर की आवाज रिपीट होकर वापस आएगी, तब पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है, कितनी गहराई है। तो समुद्र के अंदर गहराई को मापने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल को मापने। सोनार, अपने सोनार वो सोनार नहीं जो सोना बनाते हैं, वो सोनार नहीं। सोनार का मतलब ये है, सोनार रे किरणें होती है, ठीक है, तरंगे होती है, उन तरंगों का प्रयोग होता है। वो जल के अंदर चाल है, पिंडों की चाल है, जल के अंदर पिंड कैसे चल रहे हैं और उनकी दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कल कारखानों में चिमनियां होती है, लगी हुई रहती है, मतलब कारखाने होते हैं, उन कारखानों में धुआं को निकासी के लिए चिमनियां लगाई जाती है। उन चिमनियों के अंदर कालौन फंस जाया करे ना, उसके अंदर वो जो काला पदार्थ होता है वो चिमनियों के अंदर फंस जाता है, उनको निकालने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कल कारखानों में चिमनियों से कालीन हटाने के लिए, वायुयान घड़ियों तथा कीमती कपड़ों की सफाई के लिए वायु के यान होते हैं, उनके अंदर जो घड़ियां लगी हुई रहती है उनके अंदर, और जो कीमती कपड़े होते हैं
जिनको धो नहीं सकते उनके अंदर इन पराश्रवी तरंग को गुजार कर उनको सुंदर से साफ किया जाता है। संकेत भेजने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। आवाज कहीं दूर तक भेजनी है, संकेत भेजनी है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है, पराश्रवी तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूध में स्थित हानिकारक जीवाणु को हटाने के लिए, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु है उनको हटाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। हानिकारक जीवाणु दूध के अंदर रहते हैं। देखो मानव कान, जैसे अपने एक उदाहरण अगर अपन याद करें तो अपने भारत के सबसे बड़े रेसलर है खली, बहुत बड़े तगड़े मोटे है ना। अब मेरे या आपके जो मेरी उम्र के हैं या जो बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, उनके ऊपर ऐसे हाथ देगा तो एक साइड से कंधा ऐसे हो जाएगा, है ना, बहुत मोटे तगड़े हैं। अब उनके भार को मैं या आप लोग सहन नहीं कर सकते, तो वो छोटे बच्चे हैं जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, वो सहन कर सकते हैं क्या? नहीं सहन कर सकते। मतलब मेरे समझाने का मतलब ये है कि इन पराश्रवीय तरंगों को अपन तगड़े मोटे मानव सहन नहीं कर सकता, तो अपने से छोटे जो जीवाणु है वो इन आवाज को, इन ध्वनि को कैसे सहन कर सकते हैं? नहीं सहन कर सकते ना। इसलिए वो सहन नहीं कर सकते तो जीवाणु भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए जीवाणुओं के दूध के अंदर इस किरणों को, पराश्रवीय तरंगों को गुजारा जाता है, जिससे ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, खत्म हो जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी ईसीजी के लिए, सोनोग्राफी और ईसीजी करने के लिए भी पराश्रवीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी और ईसीजी होया करे मानव में कोई रोग है हो जाया करे, रोग रो पता लगाने वास्ते अंदर की स्तर को देखने के लिए ईसीजी और सोनोग्राफी कराते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पराश्रवीय तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। आपका सर जी हाँ आज ठापड़े वो सोनोग्राफी की करते मोली चीजों बाहर दिखे मोने पर हुए की करे, तो ये पराश्रवीय तरंगे अंदर गुजारते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, हानिकारक भी होती है, नुकसान भी होता है, पर अंदर की चीजों का पता लगाने के लिए फिर डॉक्टर दवाई देकर वापस सेट कर देते हैं। एक और होता है MRI। ये सुना है MRI? MRI हमारी इधर बस आती है तो कहते हैं MRI, आई का मतलब आना, MRI वो MRI नहीं, ये MRI होती है। ये जो सोनोग्राफी ईसीजी होती है रोग का पता लगाने के लिए, इसी प्रकार MRI भी होती है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, अंदर की स्तर को देखने के लिए, आंतरिक स्तर को देखने डॉक्टर MRI करवाता है। जटिल स्थिति होती है तब, नहीं तो ये MRI की किरणें है ना, इनकी जो हानिकारक किरणें हैं, हानिकारक जो किरणें हैं, हानिकारक भी भूल गया कैसे लिखते हैं, हानिकारक किरणें, हानिकारक किरणों का मतलब इतनी खतरनाक किरणें हैं जो अपने अंदर के स्तर को खतरनाक खराब कर सकती है। इसलिए डॉक्टर रेयर केस में ज्यादा कुछ ऐसी होती है प्रॉब्लम, तब ये करवाते हैं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा अपने लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो ये साइंस है, इससे सीखोगे, बहुत अच्छे से सीखोगे और सीख के ही जाओगे, पक्का है, वादा है मेरा, सीखा के रहूंगा, नहीं तो ऐ थोड़ी छोड़ू भाई, सिखाए बिनो तो हम छोड़ू कोई। ठीक है, सिखानी मेलू की कर अच्छी चीज सिखाऊं, उन चीज को ही खाऊं, नहीं बढ़िया चीज सिखानी मेलू। तो ये चीजें मैंने टारगेट बनाया है, मतलब मेरे से 50 बच्चे ईमानदारी से पढ़े तो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब चैनल तो नहीं चल रहा है कुछ भी, बच्चे आज मैं मेरी कोशिश पूरी रखूंगा, मैंने वादा किया है, वो वादा मैं निभाऊंगा पूरा, सिलेबस में पूरा करवा दूंगा, बढ़िया टॉपिक करवा दूंगा, बाद में भी किसी के काम आएंगे। ठीक है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक रहेंगे। ठीक है, मेरे को मैं कोई स्कूल में पढ़ाता था, उस समय मेरे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर जी आप चले जाओगे यहाँ से स्कूल से छोड़ के, तब हमारा क्या होगा? मैंने कहा मैं रहूं या ना रहूं, आपके घर में हमेशा संजय सर जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरी क्लास है, हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके जिंदगी भर ये क्लासें काम आएगी। ये कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से देके जा रहा हूँ, भूलना मत, बढ़िया तरीके से इस क्लास को शेयर करना। और टेलीग्राम चैनल में कल से वापस फैक्ट डालना स्टार्ट करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, पूरी क्लास देखना और कमेंट के अंदर राय जरूर देना। पूरी क्लास देखो, उसके बाद में नोट्स बनाओ, और उसके बाद में फिर कैसी लगी क्लास कमेंट में। तो आपका सर तो टॉपिक पढ़ा कहीं पढ़ो, अरे थारे घना ही है, इतना पढ़ो नहीं तो दिसंबर पढ़े आगो, थोड़े थोड़े अगर डेली का याद करोगे ना, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, आपने लिखा, एक बार देखी क्लास, मैंने 1-2 बार समझा दिया क्लास में, फिर आपने देखी क्लास, नोट्स बनाया उस समय, फिर 1-2 बार रिवीजन करो, तो कैसा कितने बार हो गया? 5-6 बार हो गया। और 5-6 बार किसी टॉपिक को पढ़ा वापस भूलोगे क्या? एग्जाम के समय रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? और एग्जाम से पहले अपन सिलेबस पूरा कर देंगे, तब तक
बढ़िया तरीके से आपके काम हो जाएगा। अपने रहा अपने केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, रसायन विज्ञान का एक ही टॉपिक रहा है, बाकी सारे पढ़ाई रखें। एक टॉपिक रसायन विज्ञान का रहा है और बाकी बायोलॉजी रही, तो बायोलॉजी को अपन धीरे धीरे करेंगे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर मैं मजे से पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उसको पढ़ाने में भी फिर आनंद आएगा, ठीक है। तो फिर इसी ज्यादा बातें हो जाएगी, फिर क्लास लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में समस्या होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, स्क्रीनशॉट ले लेना अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आसपास सफाई रखें, माता पिता का आदर करें और इस क्लास को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।